हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ की भी तैयारी करा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं मैं उसके सीरीज को कंटिन्यू उसमें किया हूँ। और मैं जियोग्राफी का जो भारतीय भूगोल में उसका जो मेरा सीरीज जो चल रहा है उसमें आज का मेरा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर अभी नए देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट या छात्र को ज़रूरत होगा इस टाइप के वीडियो या टॉपिक से रिलेटेड जो भी जिनको भी ज़रूरत होगा वो अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैं भूगोल जो भी पढ़ाता हूँ उसके कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरा जितना अधिक से अधिक हो सके समझाने का प्रयास करता हूँ। रटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप रट करके तथ्य फैक्ट को आप याद कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही आप मानचित्र के माध्यम से और पूरे तथ्यात्मक तरीके से आप उसको समझ लेंगे, एक बार समझ विकसित कर लिया भूगोल में, तो उसको भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार या जो भारत का मानचित्र है आप देख रहे हैं, मैं इसी मानचित्र के सहारे मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ठीक है ना। और इस पठार से मेरा उम्मीद है कि इस पर शायद 2-3 वीडियो आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं डीपली पढ़ाऊँगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है, भारत के साथ प्रायद्वीपीय शब्द लगा हुआ है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, आप पहले ये बताइए। जैसे मान लीजिए कि यह कोई भाग है, ठीक है ना, यह कोई धरातल का भाग है जो चारों ओर से जल से घिरा है। क्या चीज़ से घिरा है? जल से घिरा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र को द्वीप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? द्वीप। यानी वैसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। लेकिन वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, जैसे कि देखिए इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। आप समझ गए होंगे। यानी कि वैसा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा रहता है उसको द्वीप बोलते हैं, और वैसा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत का वह कौन सा हिस्सा है जो 3 ओर से जल से घिरा है? आप देखिए इस मानचित्र पर, तो भारत का यह वाला जो हिस्सा है यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। आप जानते हैं इधर पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, यानी यह तीनों ओर से जल से घिरा है। इसलिए इस भूभाग को, भारत के दक्षिण वाले भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत किधर है, आपको अब दिमाग में ये चीज़ चलेगा। ठीक है ना। यानी आपके दिमाग में मानचित्र ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगा कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं और प्रायद्वीपीय भारत किधर है। यानी भारत का दक्षिणी वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं ये आप समझ गए, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा है। ठीक है। अब आइए पठार, या पठार क्या है? यानी कि धरातल से, ठीक है ना, धरातल से ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, जैसे कि देखिए धरातल से यह ऊपर उठा हुआ भाग है, ऐसे भूभाग को क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। जिसका नुकीला हो, जो ऊपर चोटी हो, शिखर हो, इस टाइप से, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पर्वत। लेकिन वही अगर ऐसा भूभाग अगर जो कोई उठा हो, ठीक है ना, टेबल की तरह उठा रहेगा, तो ऐसे क्षेत्र को पठार बोलते हैं। यानी पठार भी होता है जो धरातलीय समतल भूभाग से ऊपर उठा हुआ रहता है, लेकिन वह टेबल मेज आकार का होता है। ठीक है ना, वह नुकीला नहीं होता है, वैसे भूभाग को पठार कहेंगे। आप समझ गए। तो भारत का जो दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है वही जिसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, यह पूरा इलाका ही पठारी इलाका है।
यह पूरा इलाका क्या है, पठारी इलाका है। यहाँ यह जो क्षेत्र है हल्का ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर उठा हुआ है। आइए इस मानचित्र को समझने से पहले एक चीज जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना, यह बना कैसे है। एक एक करके एक एक चीज को समझते चलेंगे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, मेरे साथ आप कुछ समय दीजिए 10-15 मिनट का, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। तो अभी आप समझ गए प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं और पठार किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है यह आया कहाँ से, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है उसका बनावट आप देख सकते हैं इस मानचित्र में। मैं यहाँ से जो ये दिखाने का प्रयास किया हूँ यह प्रायद्वीपीय भारत है। इसका एक अलग देखिए, मैं एक नमूना यहाँ पर बना दिया हूँ। यह प्रायद्वीपीय भारत इस आकार में है, ठीक है ना। और यह आया कहाँ से, तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो हुआ है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यह अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर यह उत्तर पूर्व की ओर ऐसे प्रवाहित हो रहा था, ठीक है ना। यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है, आप हमारे हिमालय का निर्माण वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है जो अफ्रीका महाद्वीप है, उससे टूट करके कैसे यह मूल भारत जो है उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। और उसके खिसकने के वजह से जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो यह जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है यह मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। और यह अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके अलग हुआ है। आइए इसकी संरचना को समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का संरचना कैसा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे भारत में सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और उसके बाद बीच में क्या है, समतल मैदान, और सबसे दक्षिणी में यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का पठार। समझ गए आप। जैसे देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो है संरचना जो है इस प्रकार से है। यह मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार है और बीच में ये मान लीजिए कि उत्तर है और यह मान लीजिए कि दक्षिण है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, देख रहे हैं आप, मेज की तरह उठा हुआ है, ठीक है, यह मेज की तरह उठा हुआ है। फिर बीच में देखिए यहाँ पर ये इतना, समझ रहे हैं, यानी कि यह उठा हुआ है, बीच में यह देखिए खाली जगह है, और इधर देखिए पर्वत है, हिमालय की तीनों श्रृंखला, शिवालिक, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। समझ रहे हैं आप। फिर अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर बीच में खाली जगह कहाँ से आ गया, तो यह जो है टेथिस सागर का बचा हुआ जो खाली जगह है वो भूभाग यहाँ पर है। टेथिस सागर का बचा हुआ खाली जगह, यानी कि आप ये पढ़े होंगे हिमालय पर्वत का निर्माण वाला में जब मैं बताया हूँ, ये आप जानते होंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ पर टेथिस नाम का सागर था, भूसन्नति था, उसमें स्थित मलबा में वलन पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यह जब अफ्रीका महाद्वीप से मूल भारत जो है, भारत का मूल भूखंड जो है वह इतना ही था, और यह अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ तो टेथिस सागर में स्थित जो मलबा था उसमें वलन पड़ गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इसका कुछ अवशेष बच गया था, किसका, टेथिस सागर का, उसका जो अवशेष बचा, तो ये बीच में खाली जगह बच गया। लेकिन अभी आपको यहाँ समतल मैदान दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप जानते होंगे कि हिमालय पर्वत के जस्ट दक्षिण में समतल मैदान है जिसमें गंगा यमुना नदियाँ जो हैं वह बहती हैं। तो यह समतल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ से जितने भी पहाड़ी इलाका हैं, हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ अतीत काल में निकलती थी, प्राचीन काल में बहुत सारी नदियाँ निकलती थी। अभी तो फिलहाल कुछ नदियाँ कम हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक नदियाँ निकलती थी। और वो नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, मिट्टी, बालू, कण, ये हमेशा बहा करके लेकर के आती है। तो यहाँ ला करके इसमें जमा होते चला गया, और जिससे कि यह भरते चला गया है। जो बीच में
गड्ढा जो था, यानी कि टेथिस सागर का बचा हुआ जो गड्ढा भूभाग था वह मलबा से भरते चला गया, बालू मिट्टी से भरते चला गया और यह एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। इसलिए यहाँ पर यह समतल मैदान बीच में आपको दिखाई देता है या आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि भारत के मानचित्र को समझते हुए अगर आप समझेंगे तो मानचित्र पूरा आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि भारत का हमारा आकृति बनावट जो है, भू आकृति कैसा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि बीच में समतल मैदान कहाँ से आया है और उसके बाद इधर प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। आप समझ गए। जैसे कि यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ये जो निचली हिस्सा जो है यह चट्टानी भाग है। कौन सा भाग है? चट्टानी भाग। और बीच में यह सब मिट्टी बालू भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ समतल मैदान जो है यहाँ पर कुआं खोदना बहुत आसान होता है। यहाँ पर कुआं खोदना बहुत इजी, यानी आसानी तरीका से यहाँ पर कुआं खोदा जा सकता है। लेकिन पठारी भाग में कुआं खोदना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि यहाँ चट्टानी रूप अधिक होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीका से उत्तर में हिमालय पर्वत है और बीच में समतल मैदान का निर्माण हुआ। और उसके साथ साथ एक चीज और आप समझिए कि यहाँ तो बीच में समतल मैदान का निर्माण हुआ कि यहाँ से निकलने वाली जो भी नदियां हैं हिमालय पर्वत से, उनके द्वारा बीच में खाली जगह जो था उसको पाट दिया गया और मैदान का निर्माण हुआ। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत के तट पर भी, यानी कि इसके तट पर किनारे किनारे पूर्वी तट और पश्चिमी तट, दोनों तट पर भी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर तटीय मैदान का निर्माण कहाँ से हुआ? तो यहाँ भी नदियाँ निकलती हैं पश्चिमी घाट पर्वत से, या पश्चिमी घाट पर्वत से बह करके जो नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ आती हैं, तो इनके माध्यम से भी ये हजारों सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ छोटी बड़ी यहाँ पर बहती हैं, ठीक है ना, पूर्वी घाट पर्वत पर या पश्चिमी घाट पर्वत पर। तो जो नदियाँ पूरब की तरफ अपना जल गिराती हैं उससे पूर्वी घाट पर्वत पर या पूर्वी तट पर क्या बोलते हैं, तटीय मैदान का निर्माण हो गया। और पश्चिमी तट पर इधर पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। यानी मैदान का निर्माण मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नदियों के द्वारा प्रकृति जब लंबे समय तक अपना कार्य करती है, यानी कि नदियाँ जब लंबे समय तक अपने साथ मिट्टी बालू कण बहा करके ले जाती हैं और किसी विशेष स्थान पर उसको बिछा देती हैं, ठीक है ना, तो वैसे उससे क्या होता है, समतल मैदान का निर्माण होता है। उसी से यह उत्तर भारत का विशाल मैदान भी निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा ही, और नदियों के द्वारा ही पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप यहाँ से देखिए, मैं इस मानचित्र में बनाया क्या हूँ, थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ, ठीक है ना। इस मानचित्र में जो लाल कलर से बना हुआ है वह इस प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पहाड़ी हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला है, छोटे छोटे पर्वतें हैं जिनका स्थानीय रूप से अलग अलग नाम होता है। तो जो भी लाल कलर के हैं वो सभी पर्वत हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखला हैं और जिनकी स्थानीय स्तर पर अलग अलग नाम होते हैं, जो भी हम चर्चा करेंगे। और जो ये काले कलर से देख रहे हैं आप, ये जालीनुमा मैं जो बनाया हूँ काले कलर से, यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग में भी कुछ और ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, ठीक है ना। वैसे तो ये पूरा इलाका ही उठा हुआ भूभाग है, ठीक है ना, पूरा इलाका ही उठा हुआ भाग है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कुछ और ऊपर उठा हुआ भाग है। तो ये उससे ऊपर उठे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कुछ और ऊंचे उठे हुए पठार को हमने दिखाया है, जो अलग अलग इसका भी नामकरण किया गया है, ठीक है ना। ये क्षेत्र के आधार पर विशेषता के अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इसकी अलग अलग विशेषता भी है और इसकी अलग अलग नाम भी हैं। और नीले कलर के लाइन जो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ जो नीले कलर के लाइन है, ये नीले कलर के लाइन जो हैं वो सभी मैं नदियों को दिखाया हूँ। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ भारत में बहती हैं, जिसके बारे में हम नदी तंत्र जब पढ़ेंगे तो मैं उसमें पूरा चर्चा करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नदियों को दर्शाने का मेरा मुख्य कारण ये है कि नदियाँ जो हैं वह बहुत कुछ बताती हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में,
ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में नदियाँ बहुत कुछ बताती हैं, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं मैं उसको भी इसमें दर्शाने का प्रयास किया हूँ। तो नीले रंग के नदियों को मैं दिखाया हूँ और रेड कलर से इस पठारी इलाका में पर्वत को दिखाया है, ठीक है। और काले कलर के जो धब्बा आपको ये दिख रहा है, यह पठारी भाग में भी कुछ ऊंचा भूभाग उठा हुआ और थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ पठारी इलाका है। जैसे देखिए ये मलवा का पठार है, यह छोटा नागपुर पठार है, यह दंडकारण्य पठार है, ठीक है ना। तो इस पर मैं अलग अलग पूरा चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके सभी का नामकरण मैं कर देता हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक है ना, विशेषकर, और कहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न एराइज किए जाते हैं, इससे मैं उस प्रश्न के साथ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए मैं इसमें आपको यहां दिख रहा होगा कि कुछ रेड कलर से यहां भी है, यह भी जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ही हिस्सा है, ठीक है ना। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। मैं इसको थोड़ा सा अभी समझा देता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, और यह राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ी है? यह राजमहल की पहाड़ी है, और राजमहल की पहाड़ी का ही यह उत्तरी हिस्सा जो है, उत्तरी भाग जो है, यहाँ पर मेघालय का पठार यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। यह जो है बीच में जब क्या बोलते हैं कि यह बीच वाला भाग जब धंस गया तो बीच में खाई उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। बीच में जब यह भाग धंस गया तो यहाँ पर जो गैप बन गया, इस गैप को राजमहल गारो गैप कहते हैं। यहाँ पर भी शिलोंग के पठार में यहाँ देखिए 3 तरह के पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया। मैं सब पर चर्चा करूंगा। मैं अभी ये दिखाने का, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजमहल की पहाड़ी का ही अवशेष यहाँ पर ये गारो, खासी, जयंतियाँ, यह जो पहाड़ी श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला है, यह भी जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। अब देखिए मैं इसको ऐसे बनाने का प्रयास किया था। प्रायद्वीपीय भारत मेरा जो है इस टाइप से है, उसका आकार इस टाइप से है, लेकिन बीच में यह कट गया। बीच में क्या हो गया? यह कट गया। तो कटा हुआ भाग जो है वह बांग्लादेश के पास जो है वो बीच में धंसा हुआ भाग था, जिसे मालदा गैप कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? मालदा गैप। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, समझ गए। यानी कि यहाँ जो राजमहल पहाड़ी और शिलोंग के पठार जो है वो उसके बीच में जो भाग अलग हो गया, यानी कि बीच में जो गैप बन गया था, उस गैप को मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। लेकिन यह भी एक समतल भूभाग बन गया, अब धंसा हुआ भाग नहीं है। बहुत वर्षों पहले यह धंसा हुआ भाग था, लेकिन यहाँ से जो आने वाली नदियाँ और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं और यहाँ पर आती हैं, उसके माध्यम से यह जो है पूरे समतल मैदान का निर्माण हो गया। बांग्लादेश पूरा समतली इलाका है, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसमें और नेक्स्ट समझते हैं। तो चलिए, अभी तक मैं इस मानचित्र में क्या बनाया था और इसके बेसिक चीज को समझा रहा था। अब आप मैं जो भी बोलूँगा उसको आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना, उसको आप नोट करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे नेक्स्ट लिखिए, यह अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ, ठीक है ना। यह अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग है और यह अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जो कि आज भी प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे कुछ न कुछ बढ़ रही है, या हिमालय पर्वत स्थिर नहीं है, उसके नीचे प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन की गतियां होते रहती हैं, ठीक है ना, हलचल होते रहती है, इसलिए वहां पर भूकंप अधिक आते हैं। तो यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और वह अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था। और
इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी औसत ऊंचाई लिखिए 600 से लेकर के 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई होती है, ठीक है ना। और इसका विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी किनारे पर राजमहल की पहाड़ियों से लेकर के राजमहल नहीं, अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिमी किनारे पर अरावली पर्वत से लेकर के उत्तर पूर्वी पर राजमहल की पहाड़ी तक, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के, यानी आप ऐसा लिखेंगे कि राजमहल की पहाड़ी से, राजमहल नहीं, यहाँ जो है अरावली पर्वत से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक उत्तर में, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विस्तार है। आप समझ गए, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विस्तार यहां से लेकर के और यहां तक है, यानी कि वहां राजमहल की पहाड़ी और अरावली पहाड़ी उत्तर में, यहाँ उत्तर पूरा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो उत्तर में अरावली पर्वत और राजमहल की पहाड़ी से लेकर के और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को होते हुए यहाँ पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। आप यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, आप यहाँ देखिए पहले कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां गंगा और यमुना जो हैं, यहाँ मैं नदी को इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि नदी जो है इसकी ढाल को दर्शाती है, ठीक है। नदी जो है किसी भी भूभाग के ढाल को दर्शाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत के ढाल के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा का ढाल, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा जो है उसका ढाल उत्तर की तरफ है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्सा का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा और सोन नदी जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा घाटी की ओर प्रवाहित होती है और जाकर के गंगा यमुना में मिल जाती है। यहाँ देखिए चंबल और बेतवा यहाँ से मालवा पठार से निकलती है और जाकर के यमुना में मिल जाती है, और सोन नदी यहाँ से निकलती है और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि इसकी ढाल जो है वह उत्तर की तरफ है, इसीलिए नदियाँ यहाँ से निकल करके उत्तर की ओर जाकर के गंगा नदी, यमुना नदी में मिल जाती है। नदी जो है किसी भी क्षेत्र के ढाल को ही दिखाती है। जैसे देखिए यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं, यह निकल करके उधर क्यों नहीं गई, क्योंकि और उधर ऊंचा पहाड़ है, यानी कि यहाँ से निकलती है और यहाँ से पूरब की ओर, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर जो नदियाँ इधर बह रही हैं, इसका मतलब कि गंगा यमुना जो नदियाँ बहती हैं वहाँ जो मैदानी इलाका है वह पूरब की ओर उसका ढाल है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जो नदियाँ निकल रही हैं, खासकर उत्तरी भाग वाले, तो उसकी बहाव जो है उत्तर की तरफ है, यह उत्तर की तरफ है। मतलब कि इसकी ढाल जो है प्रायद्वीपीय, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्सा का ढाल, यह जो उत्तरी हिस्सा का ढाल देख रहे हैं, यानी कि विंध्यन पर्वत से उत्तरी की दिशा की तरफ इस पठार का पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है, उत्तर की तरफ है। कभी कभी कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल किधर है, तो उत्तर की तरफ ही है, यानी गंगा घाटी की तरफ ही है। इसीलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं चंबल, बेतवा, सोन, ये सभी नदियाँ जाकर के गंगा यमुना में मिल जाती है, यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन यहाँ से सतपुड़ा पहाड़ी जो शुरू होता है, ठीक है ना, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल जो है वह पूरब की ओर है, यानी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में इसका ढाल जो है वह किधर है, पूरब की ओर है। यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं उसकी जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बहते हुए वह पूरब दिशा में प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह जो मुख्य नदियां हैं, देखिए यहाँ महानदी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह नदियां इधर से निकल रही हैं पश्चिम की तरफ से, और इधर न बह करके पश्चिम की तरफ अपना जल न गिरा करके पूरब की तरफ अपना जल गिरा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि सतपुड़ा पहाड़ी रेंज से लेकर के उसके दक्षिण में जो भी है उस सारे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल किधर है, पूरब की ओर है। आप समझ गए, यानी ढाल से यह स्पष्ट हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ ही है और सतपुड़ा पहाड़ी से दक्षिण तरफ की प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नदियां जो महत्वपूर्ण थी मैं उसको दिखाया हूं। वो सभी की ढाल किधर है या नदियों का बहाव किधर है, पूरब की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आप नोट करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल जो है वह पूरब की तरफ है, लेकिन इसके विपरीत दो नदियां जो है, दो बड़ी नदियां, वह पश्चिम की तरफ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। वह कौन सी नदी है, तो एक नर्मदा और एक ताप्ती, जिसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां जो हैं वह अपना जल पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में अपना जल क्यों गिराती है, इसके पीछे कारण यह है कि यह दोनों नदियां जो हैं या प्रायद्वीपीय भारत के पठार के, आप ऐसे लिखेंगे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के जो प्राकृतिक ढाल है, ठीक है ना, उस ढाल के विपरीत दिशा में अपना जल गिराती हैं, यानी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। जिसका कारण यह है कि यह दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस में बहती हैं, भ्रंश घाटी में, यानी कि नीचे धंसा हुआ भाग को भ्रंश बोलते हैं। तो नर्मदा नदी जो है नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी नदी जो है वह ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, अब हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस टॉपिक को भी यहीं पर समाप्त कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है उसके बारे में मैं चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जैसे अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना, सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, काडमाम पहाड़ी जो भी है, और मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, ठीक है ना, दंडकारण्य पठार या गारो, खासी, जयंतिया, जितने भी पर्वतें हैं उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब करने से आपको और बेल आइकन दबाने से वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।